कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 5 के बारे में, जो सीआरपीसी है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का चैप्टर 5 सेक्शन 41 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 41 कहता है कि किन किन लोगों को पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के व्यक्तियों की धरपकड़, गिरफ्तारी कब कर सकती है उसके बारे में है। अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसमें कहा गया है कि पुलिस अधिकारी के अधिकार का ऑफेंस है, जैसे संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो उनके कार्य क्षेत्र का अधिकार है, इसलिए वो आपको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आता है कि इसके अलावा किन किन ऑफेंसेस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है उसके बारे में। तो हम उसके बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि 7 साल तक की सजा का जिसमें प्रावधान है, और दंड या दंड के बिना उन सभी ऑफेंसेस में, उन सभी अपराधों में पुलिस विशेष रूप से ये उसमें लिखेगी, लिख के नोट करेगी कि भाई किन वजह से वो अरेस्ट कर रही है। जैसे इसमें कहा गया है कि कोई सस्पेक्टेड है कि भाई इसने कोई ऑफेंस किया है, ऐसा कोई सस्पेक्टेड है और ऐसा कोई शक है कि भाई इसने ये ऑफेंस किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। उसके बाद आता है कि भाई पुलिस और किन लोगों को अरेस्ट कर सकती है। तो पुलिस द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है कि भाई पुलिस को पता है कि ये कोई व्यक्ति ऐसा है कि ये ऑफेंस करेगा, और इसको अगर रोका नहीं गया तो ये ऐसा कोई ऑफेंस करने वाला है जो पुलिस कार्य क्षेत्र का है या नहीं है, तो भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। कोई भी उसको ऑफेंसेस, कोई भी अपराध करने से रोकने के लिए भी पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी को ऐसा शक हो कि भाई ये है सस्पेक्टेड, कोई वस्तु रखता है, कोई चीज रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की भी पुलिस अरेस्ट कर सकती है। कि जैसे कोई चोरी की वस्तु रखता है, पुलिस को ये शक हो कि भाई ये चोरी की जो चीजें हैं उनकी हेराफेरी करता है, तो पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और गिरफ्तार करते समय अगर कोई ऐसा आरोपी है, कोई ऐसा एक्यूज्ड है कि भाई पता है कि जो ये आरोपी है इस केस का, उस आरोपी के द्वारा, उस अभियुक्त है जो, उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया जाएगा जिससे जो कोई केस में वो आरोपी है उसके जो साक्ष्य है, जो उसका एविडेंस है, उनको वो नाश करने के इरादे से कुछ ऐसा करेगा कि जो वो नाश हो जाएंगे और वो उसकी ट्रायल से या उस केस से बच जाएगा, उसमें साक्ष्य उसके खिलाफ कमजोर पड़ जाएंगे। ऐसा कोई कार्य करता है या ऐसा कोई कार्य करने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद है टू प्रिवेंशन मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, किसी विटनेसेस को कोई धमकी देता है कि भाई कोई केस में उसके अगेंस्ट में, कोई आरोपी के अगेंस्ट में कोई विटनेस है, उसको धमकी देता है कि तुम्हें कोर्ट में मेरे खिलाफ गवाही नहीं देनी है, या मेरे खिलाफ तुम्हें गवाही में घूम जाना, फिर जाना है, नहीं मेरे खिलाफ गवाही देनी है। तो ऐसे उस मैटर में भी अगर पुलिस को मालूम पड़ता है तो पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। उसके बाद आता है कि अगर पुलिस को ऐसा लगे कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है और ये कोर्ट जब बुलाएगी कोर्ट के सामने पेश नहीं होगा, तो ऐसे सभी मैटर्स में भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आता है कि दूसरे किन किन ऑफेंसेस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है। जो 7 साल से ज्यादा का ऑफेंसेस हो, जिसमें मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा तक का प्रावधान है, उन सभी ऑफेंसेस में, जो गंभीर प्रकार के अपराध बोले जाते हैं, उन सभी ऑफेंसेस में, उन सभी अपराधों में पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है जिस पे ऐसे सब अपराध करने का पूरा शक हो कि हाँ भाई इसने किया है, तो उन व्यक्तियों को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आता है कि हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर एदर अंडर दिस कोड, ऐसा कोई अपराधी जिसको राज्य सरकार ने अपराधी घोषित किया है या जिसको भगेड़ा भी घोषित किया हो सरकार द्वारा, ऐसे अपराधी को कोई भी किसी भी जुरिडिक्शन में कोई भी पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकता है बिना वारंट के। उसके बाद आता है कि उस सस्पेक्टेड स्टोलन प्रॉपर्टी, जो मैंने अभी बात की, जो चोरी की प्रॉपर्टी का सस्पेक्टेड है, ये पता है कि भाई सस्पेक्टेड है चोरी की प्रॉपर्टी के लिए, ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस द्वारा अरेस्ट
किया जा सकता है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। उसके बाद बात करें हम कि हु हैज बीन रीजनेबली सस्पेक्टेड बीइंग ए डेजर्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस। हम बात कर रहे हैं अगर कोई ऐसा सैनिक है जो आर्म फोर्सेस का मेंबर है, वो वहां से नौकरी से छोड़ के मतलब कि जैसे रिजाइन देते हैं, रिजाइन दिए बिना ऐसे ही छोड़ के भाग आया है और पुलिस को लगे कि ये आर्म फोर्सेस से भागा हुआ मेंबर है आर्म फोर्सेस का, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद आता है कि हु हैज बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेल। ऐसा कोई व्यक्ति जो विदेश में अपराध करके आया है और ऐसे कोई व्यक्ति की कोई कंप्लेन देता है, कोई इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को कि ये व्यक्ति फलाने फलाने देश में अपराध करके आया है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति की को गिरफ्तार कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, अगर उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये सही बोल रहा है और इसके अगेंस्ट में ऐसा है। और पुलिस को भी ऐसा लगे कि जो भारत में अपराध होता है, जिसको अपराध भारत में माना जाता है, वही अपराध उसी प्रकार का कोई कार्य ये विदेश में करके आया, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। उसके बाद है कि विदाउट ए वारंट पुलिस ऑफिसर, ये हम बात कर रहे हैं अभी जो प्रोबेशन दिया जाता है आरोपियों को कि भाई ये कंडीशन है कि 2 साल तक दूसरे कोई ऑफेंसेस नहीं होगा या ये कंडीशन का भंग नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें सजा से मुक्ति दी जा रही है। तो उन सभी कंडीशंस में पुलिस अगर कंडीशन भंग होती हुई दिखे तो पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। अभी बात करते हैं हम सेक्शन 42 के बारे में। सेक्शन 41 कंप्लीट हो गया है। सेक्शन 42 क्या कहता है कि 41 के विषय में बात करेंगे। 41A है, उसमें है नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। पुलिस अधिकारी के सामने अरेस्ट करने के बारे में बात की गई है। तो पुलिस अधिकारी के सामने नोटिस दिया जाता है डायरेक्ट। ज्यादातर तो ऐसा होता है, इस नोटिस का बहुत कम उपयोग होता है। पुलिस वाले कोग्निजेबल ऑफेंस में है डायरेक्ट ही किसी को भी अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको अधिकार है अरेस्ट करने का। तो कोई भी पुलिस अधिकारी अपने सर पे ये लेना नहीं चाहता है कि भाई वो कोई व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया और वो व्यक्ति भाग गया, ऐसा कुछ भी। लेकिन इसमें क्या प्रावधान है, सेक्शन 41 क्या कहता है कि पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसने कोग्निजेबल ऑफेंस किया है, नोटिस भेजकर उसको अपने समक्ष अधिकारी के पुलिस अधिकारी के समक्ष हाजिर रहने के लिए बोल सकता है कि वो वहां पे उसके समक्ष उपस्थित हो। और उसके समक्ष उपस्थित अगर वो होता है तो ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। परंतु इसमें यह भी कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति पुलिस द्वारा रखी गई नोटिस की जो शर्तें हैं उन शर्तों का भंग करता है तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। और दूसरी बात यह कही गई है कि इसमें अगर ऐसी शर्तों का भंग नहीं होता है तो पुलिस बेवजह अरेस्ट नहीं कर सकती है, अगर वो नोटिस जो उसको भेजी गई है उनकी सभी शर्तों का पालन करता है और पुलिस जब भी बुलाती है तब पुलिस के सामने उपस्थित रहता है, पुलिस अधिकारी के सामने। अगर ऐसा पुलिस को लगे वो उसको गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस को उन कारणों की लिखित में नोटिंग करनी पड़ेगी कि भाई इस व्यक्ति को जब इसको नोटिस दी गई थी और ये शर्तों का पालन कर रहा था तो क्यों अरेस्ट किया गया, वो सब उसमें उनको नोटिंग करना पड़ेगा। तो ये था सेक्शन 41A। ये सब 2009 में अमेंडमेंट हुआ है, सेक्शन 41A B C D। अब हम बात करते हैं सेक्शन 41B की। सेक्शन 41B है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। जो पुलिस अधिकारी किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जाता है, उसको अरेस्ट करने जाता है, तो उसके लिए इसमें कुछ उसकी ड्यूटीज है, उसकी फर्ज है कुछ। तो वो फर्ज क्या है कि वो जब जाएगा उसकी आइडेंटिफिकेशन, जो आइडेंटिटी है वो स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए। कि जैसे कि आपने देखा होगा कि पुलिस वालों को नाम लिखी हुई नेम प्लेट लगी होती है आगे की साइड और उसमें उसकी ये लिखा होता है कि भाई उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो इस संबंध में ये कहा गया है कि वो स्पष्ट रूप से उस अधिकारी का नाम दिखाई देना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन कि वो अधिकारी कौन है जो गिरफ्तार कर रहा है। उसके बाद आता है कि इसमें मेमोरेंडम बनानी पड़ती है, लिस्ट बनानी पड़ती है कि जिसमें ये सब कुछ बताया जाता है जो उसके घर का मेंबर हो या उस एरिया का कोई भी रेस्पेक्टेड मेंबर हो,
उसको ये बताने के लिए कि भाई इस व्यक्ति को हमने अरेस्ट किया है और इस बात की आपको जानकारी है, वो सब कुछ जानकारी लेके उस मेमोरेंडम में उसके फैमिली मेंबर की सिग्नेचर लेता है और उस पे फिर सामने की साइड में उसकी आरोपी की सिग्नेचर लेते हैं कि हाँ भाई ये तुम्हारे सामने हमने इस व्यक्ति को कि तुम गिरफ्तार हुए हो हमने जानकारी दे दी है। उसके बाद आता है कि ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को कि भाई उसके राइट क्या है। दूसरी बात यह कि अगर ऐसे व्यक्ति के कोई फैमिली मेंबर वहां पे मौजूद नहीं है, उस टाइम कोई ऐसा व्यक्ति रेस्पेक्टेबल मेंबर वहां पे उपस्थित नहीं है जो उनके घर वालों को जानकारी दे सके उसकी गिरफ्तारी के बारे में, तो तब क्या होगा। तो उसके लिए प्रावधान ये है कि ऐसे व्यक्ति जिस भी मित्र को, जिस भी दोस्त को या जिस भी अपने रिलेटिव का उसमें वो ये बोले कि इस रिलेटिव को या इस मेरे मित्र को या इस मेरे दोस्त को आप जानकारी दे कि मेरे को मुझे आपके द्वारा अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस द्वारा उस व्यक्ति को जानकारी दी जाएगी और उस पे जो वो बोल रहा है कि भाई इस व्यक्ति को जानकारी दी जाए उस पे आरोपी की भी सिग्नेचर ली जाएगी जो एक्यूज्ड है। तो ये हुआ सेक्शन 41B। अब आता है 41C। 41C कहता है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एट एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिले में जो जिला होता है हर एक जिले में कंट्रोल रूम होना जरूरी है। जैसे आप कॉल करते हो, कभी कोई ऑफेंस हुआ है 100 नंबर पे फोन किया तो वो जिस डिस्ट्रिक्ट की होगी उसी डिस्ट्रिक्ट में जाएगी। उस डिस्ट्रिक्ट में गई है कि जैसे मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट की है तो मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में जाएगी, शामली की है तो शामली डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल रूम में जाएगी, लखनऊ की है तो लखनऊ के कंट्रोल रूम पे जाएगी। तो ऐसे सभी कंट्रोल रूम्स रखे गए हैं, वो सभी ऑफेंसेस की जानकारी देने के लिए और किसी भी प्रॉब्लम्स की जानकारी के लिए या कांटेक्ट करने के लिए। तो ऐसे सभी जो कंट्रोल रूम है वो हर जिले में होंगे, हर जिले में होने ही चाहिए, ये सेक्शन कहती है। और हर स्टेट में भी एक स्टेट लेवल पे ऐसा होना चाहिए। दूसरे सेक्शन में ये कहा गया है कि ये सब तो ठीक है तुमने कंट्रोल रूम रखे, लेकिन उसके सामने उस कंट्रोल रूम पे जो जिले का कंट्रोल रूम है उस जिले के अंडर में जो भी पुलिस स्टेशन आते हैं और उस पुलिस स्टेशन पे जिन व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, उन व्यक्तियों का नाम, किस ऑफेंस में उनको अरेस्ट किया गया है और किस अधिकारी ने किया है, किस पुलिस स्टेशन पर किया गया है, कब किया गया है, वो डिटेल नोटिस बोर्ड पर वहां पे लगानी पड़ेगी। और वही जो हर जिले की नोटिस बोर्ड का कलेक्शन करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सभी इंफॉर्मेशन का जो डेटाबेस है वो इकट्ठा किया जाएगा स्टेट लेवल के कंट्रोल रूम पे। ये है कंट्रोल रूम के बारे में। उसके बाद आता है सेक्शन 41D। सेक्शन 41D है एक्यूज्ड के अधिकार के बारे में। अधिकार कौन सा कि एक्यूज्ड को अधिकार है कि राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन के दरमियान एक्यूज्ड को ये अधिकार है कि वो अपनी चॉइस का एडवोकेट वो इंट्रोगेशन के दौरान पूछताछ के दरमियान वो अपनी चॉइस का रख सकता है, उसको पुलिस मना नहीं कर सकती है। लेकिन इसमें ऐसा भी कहा गया है कि पूरी पूछताछ के दरमियान कि भाई स्टार्टिंग से लास्ट तक बोले कि मेरे तो स्टार्टिंग से लास्ट तक मेरे को तो साथ में ही रखना है तभी मेरे से पूछताछ करो, ऐसा नहीं हो सकता है। पूरी पूछताछ के दरमियान नहीं रख सकता है, लेकिन हाँ कुछ पूछताछ के दरमियान या बीच में उसको अपने एडवोकेट से मिलना हो तो वो उसको मिलने दिया जाएगा, वो उसका अधिकार है, उसमें पुलिस मना नहीं कर सकती है। उसके बाद आता है सेक्शन 42। सेक्शन 42 कहता है अरेस्ट ऑफ रिफ्यूजल्स टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। नाम और एड्रेस ये अगर कोई बताने से इनकार करता है तो उस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट क्यों कर सकती है ऐसे व्यक्तियों को? तो उसमें कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगा है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है, उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सकेगा। तो ये क्या कहता है कि अगर कोई असंज्ञेय अपराध है और वो व्यक्ति
अपना एड्रेस नहीं बताता है या अपना नाम नहीं बताता है, या जो नाम और एड्रेस बताया वो पुलिस को लगता है कि ये झूठा है, ये सही नहीं है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो ये गिरफ्तार कर सकती है और गिरफ्तार करती है। अगर पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, उसकी भी प्रोसीडिंग कही गई है। पुलिस क्या कहती है कि जब ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित कर लिया जाता है तब वे प्रतिभूओं सहित या रहित या बंद पत्र निष्पादित करने पर छोड़ दिया जाएगा कि यदि उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने की अपेक्षा की गई तो वह उनके समक्ष हाजिर हो। तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति को उसने एड्रेस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और ये लगे कि हाँ भाई जब उसको मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित होने को कहा जाएगा उपस्थित होगा, तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस छोड़ सकती है, फिर मुक्त कर सकती है। ऐसे उसका बॉन्ड भी ले सकती है और बिना बॉन्ड के भी उसको छोड़ सकती है। उसके बाद आता है यदि गिरफ्तारी 24 घंटे से ज्यादा, यदि गिरफ्तारी के समय में 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति का सही नाम और निवास अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता है या वह बंद पत्र निष्पादित करने में या अपेक्षित किए जाने पर पर्याप्त प्रतिभू देने में असफल रहता है तो वह अधिकारिता रखने वाले निकटतम मजिस्ट्रेट के पास तत्काल भेजा जाना चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर ऐसे आरोपी द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई है कि भाई उसको अरेस्ट किया गया है, कि भाई वो अपने डॉक्यूमेंट्स या मतलब कोई भी ऐसी चीज ना दे या कोई अपना नाम सही से ना बताए जिस पे विश्वास ना किया जा सके, तो उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष जो उस ज्यूरिसडिक्शन में आता है उसके समक्ष उसको पेश किया जाएगा। तो ये सेक्शन 42 थी। अब है सेक्शन 43 क्या कहती है कि अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर्स सच अरेस्ट, प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अजमानतीय और संज्ञेय अपराध करता है या किसी उद्घोषित अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करवा सकता है, और ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अनावश्यक विलंब के बिना पुलिस अधिकारी के हवाले कर देगा या हवाले करवा देगा, या पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में निकटतम पुलिस थाने में ले जाया जाएगा या भिजवाया जाएगा। उसके बाद है यदि यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा व्यक्ति धारा 41 के उपबंधों के अंतर्गत आता है तो पुलिस अधिकारी उसे फिर से गिरफ्तार कर सकती है। इसमें कहा गया है कि पुलिस की जिस व्यक्ति ने ऐसा संज्ञेय अपराध, ऐसा कोग्निजेबल ऑफेंस कोई व्यक्ति की हाजिरी में किया गया है कि जो पुलिस अधिकार क्षेत्र का ऑफेंसेस है, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसको पुलिस को सौंप सकता है कि भाई इस व्यक्ति ने ये ऑफेंस किया है। अगर पुलिस के सामने ले जाने के बाद उस पुलिस को ये लगता है कि नहीं भाई ये इसका कारण सही है, तो पुलिस ऐसे व्यक्ति को फिर से रीअरेस्ट कर सकती है कि भाई ये उसमें अरेस्ट किया गया है और ये मानने के कारण है उसका। और उसके बाद आता है इसका सबकोज 3 देख लेते हैं। यदि यह विश्वास करने का कारण है कि उसने संज्ञेय अपराध किया है और वह पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम और निवास बताता है जिसके बारे में ऐसे अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है, जो उसके विषय में धारा 42 के उपबंधों के अधीन कार्यवाही की जाएगी, किंतु यदि यह विश्वास करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा। ये सेक्शन क्या कहती है कि अगर असंज्ञेय अपराध है और उस व्यक्ति से नाम और पता उसका पूछा जाता है और वो नाम और पता अपना बता देता है तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस द्वारा छोड़ दिया जाएगा अगर उस पर कोई दूसरा शक नहीं है। उसके बाद आता है सेक्शन 44 अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तार करना। मजिस्ट्रेट कब गिरफ्तार कर सकता है, आइए पहले सेक्शन में देख लेते हैं। जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसके स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसके अंतर्विधित पदों के अधीन रहते हुए अपराधी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकता है। नंबर 2, यदि कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है जिसकी गिरफ्तारी के लिए उस समय उस व्यक्ति उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के सक्षम नहीं है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर कोई ऑफेंस
कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, उनके सामने अगर कोई भी ऐसा कॉग्निजेबल संज्ञेय अपराध हुआ है तो उनके द्वारा उनको अरेस्ट किया जा सकता है और या किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 45 क्या कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट, अरेस्ट से मेंबर जो सशस्त्र बलों के सदस्य है उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में है। धारा 41 से 44 तक धाराओं में दोनों सहित किसी बात के होते हुए भी संघ के सशस्त्र बलों का कोई भी सदस्य अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वाह करने में अपने द्वारा की गई या की जाने के लिए तात्पर्यता किसी बात के लिए तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जब तक केंद्रीय सरकार की सहमति नहीं ले ली जाती है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि केंद्र सरकार की सहमति लेना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा कोई ऑफेंस होता है, ऐसे ही डायरेक्ट कोई भी पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है। अगर उसने अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी ऐसा अपराध किया है या उस पर ऐसा आरोप लगाया कि भी इसने मारपीट की है, इसने फायरिंग की है, तो उस पर केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 45। सेक्शन 45 है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेक्शन 46 आता है, सॉरी, उसमें कहा गया है अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कितने प्रकार से हो सकती है। तो अरेस्ट के बारे में अगर बात करें तो इसमें कहा गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। परंतु जहां किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहां जब तक की परिस्थितियों में इसके विपरीत उपदर्शित न हो गिरफ्तार की मौखिक तिलमिला कर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने के उपधारण की जाएगी और जब तक ऐसी परिस्थितियों में अन्यथा उपेक्षित ना हो या जब तक पुलिस अधिकारी महिला ना हो तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगी। तो यहाँ पे हमने बात की गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। गिरफ्तार अगर किसी को शब्दों द्वारा कहा जाता है कि भाई आपको अरेस्ट किया जा सकता है या आप हमारे अंडर में आ जाइए, आपको गिरफ्तारी हमें गिरफ्तार करना है, तो अगर वो बोलने से ही कस्टडी में आ जाता है, गिरफ्तारी करवा लेता है, तो उस व्यक्ति को उस तरह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा शब्दों से भी। अगर कोई स्त्री है उसको अगर शब्दों से कहा गया है कि आप हमारे साथ चलिए, आपको गिरफ्तार किया गया है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर जहाँ पे छूने की बात आती है, पकड़ के उसको बॉडी को शरीर को टच करने की बात आती है, अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो ऐसे भी किसी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा जिसको छूने की बात आती है। अगर कोई पुलिस अधिकारी साथ में नहीं है तो महिला पुलिस अधिकारी का होना जरूरी है अगर इस तरह से गिरफ्तारी होती है। उसके बाद है कि इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसी कोई स्त्री की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है जिसने ऑफेंस किया हो। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद में किसी भी स्त्री की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। अगर ऐसी गिरफ्तारी करनी है तो ऐसी परिस्थिति में मजिस्ट्रेट जो उस एरिया का जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जिसके कार्य क्षेत्र में आता है, उस मजिस्ट्रेट के द्वारा पहले से प्राथमिक मंजूरी लेना जरूरी है। उसके बिना रात्रि के दरमियान किसी भी स्त्री को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 47 है सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन शाउट टू बी अरेस्ट। इसमें कहा गया है उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। इस सेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है या तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला है या उस स्थान का भार साधक कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। तो जैसे हमने ये इसका सबसेक्शन 1 देखा सेक्शन 47 का, तो उसमें क्या कहा गया है कि जिस जगह पे पुलिस को तलाशी लेनी है, कोई सस्पेक्टेड है या कोई सस्पेक्ट की चीज है, तो उस पुलिस अधिकारी को उन सब को वहां पे प्रवेश दिया जाएगा और पुलिस वहां की तलाशी ले सकती है।
लेकिन इसमें यह भी प्रावधान है, अगर कोई ऐसा आरोपी वहां पे उस एरिया में सस्पेक्टेड छुपा हुआ है कि जिसमें ये मानने का कारण है कि भाई ये अपराधी यहाँ पे छुपा हुआ है, तो ऐसे संबंध में पुलिस बाय फोर्स भी वहां पे प्रवेश कर सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन रखी गई है कि अगर वहां पे उस घर में, उस किसी रूम में वहां पे कोई स्त्री है और वो स्त्री समाज में ऐसे बाहर आ नहीं सकती है, तो उसको पूरी सुविधा दी जाएगी और उसको पूरा चांस दिया जाएगा कि भाई वो ये रूम छोड़ के चली जाए, घर छोड़ के चली जाए, बाहर आ जाए, हमें इसमें प्रवेश करना है और हमें आरोपी को गिरफ्तार करना है, या जो भी होगा वो पहले से सूचना दी जाएगी। उस स्त्री को पूरा मौका दिया जाएगा बाहर जाने का, अलग हो जाने का। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति घर में अंदर है और कोई दरवाजा या कोई खिड़की नहीं खोलता है, तो पुलिस को ये पूरा अधिकार होता है कि वो उस घर की खिड़की या दरवाजे तोड़ के भी घर में अंदर प्रवेश कर सकता है। उसको कोई भी प्रवेश करने से नहीं रोक सकता है। तो वो उसका जो भी कार्य होगा वो कानूनी तौर पे सही माना जाएगा अगर ऐसे कोई एंट्री करता है, कोई पुलिस अधिकारी कोई दरवाजा या विंडो तोड़ता है। उसमें हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाई पुलिस वालों ने मेरे घर का दरवाजा तोड़ दिया, मेरे घर की खिड़की तोड़ दी, ये गलत है और वो उस पर FIR कराने चला जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पुलिस का जो कार्य है ये कानूनी माना जाएगा, कानूनी तौर पे ये सही माना जाएगा। क्योंकि पुलिस द्वारा जब सूचना दी गई है कि भाई आप दरवाजा खोल दीजिए और दरवाजा नहीं खोला जा रहा है, तो मतलब वहां पे सस्पेक्टेड था, इसलिए आपने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए पुलिस को वो दरवाजा और खिड़की तोड़नी पड़ी है। उसके बाद आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 क्या कहता है? परस्यूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिडिक्शंस, अन्य अधिकारिताओं में अपराधी का पीछा करना। पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करने के लिए वे प्राधिकृत है, वारंट के बिना गिरफ्तार करने के प्रयोजन से भारत के किसी स्थान में उस व्यक्ति का पीछा कर सकता है। इसमें कहा गया है कि जैसे जो कोई पुलिस अधिकारी है वो उस अधिकारी को, जो अपराधी भाग रहा है उसका पीछा कर रहा है, उसको पकड़ सकता है। तो ऐसे अपराधी का कोई भी पुलिस अधिकारी पूरे भारत में कहीं भी पीछा करके पकड़ सकता है। उसके बाद आता है सेक्शन 49, नो नेसेसरी रिस्ट्रेंट्स, अनावश्यक अवरोध न करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवरोध न किया जाएगा जितना उसको निकल भागने से रोकने के लिए है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे कोई अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और उसको रिस्ट्रिक्शंस किया गया है, उसको मतलब जकड़ा हुआ है, इस तरह से उसको पकड़ा हुआ है कि हथकड़ी पहनाई हुई है कि वो भाग नहीं सकता, और फिर भी पुलिस वाले उसको बेड़ियों से जकड़ते जाए, उसको पूरी तरह से बांध दे, तो ऐसा सबको रोकने के लिए इसमें कहा गया है कि जब कोई अपराधी भागने में सक्षम ही नहीं है, इस तरह आपने गिरफ्तार कर लिया, फिर उसको एक्स्ट्रा ज्यादा आप बांध नहीं सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, कैसे ये चैप्टर 5 के बारे में मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।